बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम देखेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है। उसके अलावा हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हेयरिंग लॉस और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग लॉस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ acquired sensory impairment affected between 29 and 30 million adults in the United States. Approximately 18% of American adults aged 45 to 64 years reported hearing loss. कुछ hearing loss जो होते हैं वो जैसे बाय बर्थ होते हैं और कुछ acquired होते हैं, कुछ congenital होते हैं और इसके अलावा कुछ bilateral होते हैं। hearing loss जो है वो bilateral होता है और इसके अलावा unilateral भी हो सकता है और उसकी different types हैं, हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो hearing loss एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अक्वायर्ड सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी मींस हमारे जो सेंसेस हैं उनमें से हेयरिंग एक सेंस है जो कि अगर उसमें इंपेयरमेंट आ जाए तो ये भी एक सेंसरी इंपेयरमेंट कहलाएगा। Anatomy and physiology of the ear. The ear consisting of three parts known as the outer, the middle and the inner ear. The outer ear, it divided into two parts, the pinna or auricle and the external auditory meatus. The pinna function to direct the pinna towards the direction of a sound source. मीन जो हमारा पिना ये कहलाता है, इसको हम पिना बोलते हैं जो बाहर का, या इसको हम ऑरिकल बोलते हैं जो कि हमें मोस्टली प्रोमिनेंट नजर आता है बाहर की तरफ। तो इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे सोर्स ऑफ साउंड को जो है कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके उसको मिडल एयर की तरफ जो है ट्रांसफर करना है, उसकी तरफ भेजना है। The external auditory meatus. This horizontal curved canal is usually about 2.5 centimeter long in adult. It is closed at its medial and the tympanic membrane or eardrum. बेसिकली जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होता है ये हमारे कान के अंदर जो नाली है जो टेढ़ी होती है और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये जो है इख्तिताम होती है जाकर हमारा जो एयर ड्रम है उसके ऊपर जाकर ये हमारा जो आउटर एयर है इसका इख्तिताम होता है। The middle ear. The middle ear cleft is made up of five anatomical parts: the tympanic cavity, the auditory or Eustachian tube, the additus, the mastoid antrum and the mastoid ear cells. ये मिडल एयर जो है बेसिकली हमारे इसके अंदर एयर ड्रम आ जाता है। एयर ड्रम के अलावा छोटी जो छोटी हड्डियां हैं वो आ जाती हैं, टिम्पैनिक कैविटी है, इसके अलावा यूस्टिन ट्यूब है। These are the part of middle ear. The inner ear known as the labyrinth because of its complicated structure lies entirely within the temporal bone of the skull. Means इसका जो मौजूद है वो हमारे स्कल के अंदर होता है जाकर, ये काफी अल्लाह ताला ने इसकी प्रोटेक्शन की होती है। और इसके अलावा जो हमारा इनर एयर है वो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारा कॉकलिया भी उसी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो सुनने की नर्व है जिसको एट्थ ऑडिटरी नर्व बोला जाता है वो भी इसी के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एंडिफोलियम कहते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो कि हमारी सुनने के अमल को बेहतर तौर पर फंक्शनिंग करते हैं और वो हमारा एक तरह से केमिकल होते हैं। और केमिकल जब हेयर सेल्स के साथ आपस में एयर जो वाई से टकराती है साउंड आता है तो वो उसको केमिकल से इलेक्ट्रिकल इंपल्सन में कन्वर्ट करते हैं और साउंड को ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जो है वो सेंड करने में हेल्प आउट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस इसमें डिफरेंट जो है वो डिग्रीज हैं, लाइक माइल्ड है, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, नियरली टोटल डेफनेस एंड टोटल डेफनेस। अगर हम बात करते हैं हमारा जो एयर है, हमारा कान है, वो 20 to 20
1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी आवाज को सुनने की कैपेसिटी रखता है। और इसी तरह जो डीबी है डेसिबल्स होते हैं, ये इंटेंसिटी होती है, ये लेवल होता है जिसमें 20 हम जो एक मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ इनकी मिलती हैं, लेकिन मोस्टली जो है 25 जो डीबी है ये हमारी नॉर्मल हेयरिंग होती है। अगर 26 टू 40 डीबी हेयरिंग लॉस होगा तो वो माइल्ड लेवल का होता है, और 41 टू 55 मॉडरेट लेवल का हेयरिंग लॉस है, और 56 टू 70 डीबी हेयरिंग लॉस इज कॉल्ड स्वेयर। प्रोफाउंड जो है वो 71 टू 90 डीबी हेयरिंग लॉस होता है, और 90 एंड अबव जो है वो हेयरिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा आप उसको प्रोफाउंड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट ये आता है कि उसको हम डेफनेस का कंप्लीट जो है वो कहते हैं कि इसके अंदर हेयरिंग नहीं है, ये बिल्कुल डेफनेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन। अगर किसी भी बच्चे को आपने देखना है कि वो हेयरिंग उसकी है या नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की साइंस होंगी। लैंग्वेज और स्पीड डेवलपमेंट उसकी डिले होना शुरू हो जाएगी, वो उस बात को समझ नहीं पाएगा, और उसको आप जो है जब भी बुलाना चाहेंगे तो उसकी जो उसको सुनाई नहीं देगा, और आप उसको डिले फील करेंगे। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सम टाइम जो है उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है वो भी अफेक्ट होती हैं ड्यू टू हेयरिंग लॉस, क्योंकि वो उस तरह से उनके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। एकेडमिक अचीवमेंट समटाइम बहुत देर से पेरेंट्स को इस चीज का पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ हेयरिंग का इशू है, तो उनके अंदर एकेडमिक अचीवमेंट के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट, सोशल क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं तो समटाइम लोग जो है उनको उस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं, और ऑक्यूपेशन में भी उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो सही से अपनी जो बात है उसको कन्वे नहीं कर पाते हैं, उसको ठीक तरीके से आगे पहुंचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह के जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ लोग होते हैं उनकी ये करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस, इसमें हम मेन जो है वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस एंड सेंट्रल हेयरिंग लॉस। क्या हो सकता है कि जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, बेसिकली मोस्ट जिन लोगों के कान बहते हैं उन जो मेन होता है कि हमारा जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आता है, और पर्दा समटाइम फट सकता है, और इसके अलावा कान बहने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में ये होता है कि हमारी जो एट्थ क्रेनियल नर्व्स है उसके अंदर इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है। मिक्स में जो है दोनों कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। और सेंट्रल में ये होता है कि बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का नाम भी देते हैं, और जिस वजह से आवाज तो जा रही होती है लेकिन उसकी जो है उस तरह से कंप्रीहेंशन नहीं हो पाती है, और इस तरह से जो इंडिविजुअल होता है उसको कंप्रीहेंशन करने में प्रॉब्लम्स आता है, और डिफरेंट टाइप के उसके साउंड जो हैं साउंड की फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट साउंड्स को परसीव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से जो है बात नहीं समझ पाता और प्रॉब्लम्स आता है उसके साथ। काजेज डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल नॉइस, बहुत से जो प्रोफेशंस हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज में जो शोर पैदा करती हैं। इसके अलावा जो लोग एयरपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने कफ्स नहीं लगाए होते तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आता है, उनको हेयरिंग लॉस जो है वो हो सकता है, अगर लॉन्ग टर्म जो है वो उस इन्वायरमेंट में काम करते रहे होंगे। इसके अलावा जेनेटिक, अगर फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स है तो मोस्ट प्रोबेबली के ये जेनेटिकल बन सकता है और आगे फैमिलीज में रन करता रहता है।
डिजीजेस और इलनेस, बीमारियों की वजह से भी हेयरिंग लॉस आ सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ मेडिसिन ले रहे होते हैं डिजीज की वजह से, जैसे ओटाइटिस मीडिया है, उस वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। और डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स भी होते हैं जो कि हेयरिंग लॉस का सबब बन रहे होते हैं, काजेज बनती हैं। मेडिकेशंस है, अगर मुसलसल कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रही हैं जिसकी वजह से हेयरिंग सेल्स जो हैं वो हेयर हेयर सेल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो उस वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिजिकल ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, इसके अलावा अगर जेट गुजरा है ऊपर से बिल्कुल करीब से, और हमारा जो एयर ड्रम है अगर वो फट गया है, तो उस वजह से भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। हेयरिंग असेसमेंट, अगर हेयरिंग असेसमेंट के लिए भेजा जाता है अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो आजकल ये होता है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये कहाँ स्टार्ट है कि उनकी फौरन से हेयरिंग स्क्रीनिंग की जाए, हेयरिंग असेसमेंट की जाए, जिसमें हम इसलिए टेस्ट किया जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि उसकी हेयरिंग है या नहीं है, हेयरिंग लॉस है तो किस लेवल का है। और इसके अलावा सेंसरी, न्यूरल और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए भी जो है हेयरिंग टेस्ट की जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप के हेयरिंग टेस्ट होते हैं, जिसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री होती है, जिसमें जो अडल्ट होते हैं करीब 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर पीटीए जो है वो आसानी से एडमिनिस्टर हो सकता है, जो हमें उसका लेवल भी बताता है, और उसके अलावा हमें उस बताता है कि बच्चे में अडल्ट में किस लेवल का हेयरिंग लॉस है। इसके अलावा बैरा होता है, जो कि छोटे बच्चे होते हैं जो जिनके ऊपर पीटीए जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसका हम एबीआर या बैरा टेस्ट जो है वो करवाते हैं। टम्पैनोमेट्री होती है, जिसके अंदर क्या है कि हमारा जो कान के एयर ड्रम है, इसकी फंक्शनिंग जो है वो हमें बताता है कि एयर ड्रम की जो मूवमेंट है वो किस लेवल की है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि जो एयर ड्रम है उसके अंदर एक तरह से स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर उस तरह की वाइब्रेशन पैदा नहीं होती है और हेयरिंग इश्यूज आते हैं। एएसएसआर होता है, जिसके जरिए से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका लेवल ऑफ हियरिंग लॉस जो है वो हम आसानी के साथ उसको मालूम कर सकते हैं, जिस तरह से पीटीए में पता चल जाता है कि जो बच्चा है अडल्ट है, इसका हियरिंग लॉस किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है या प्रोफाउंड है। तो ये जो है हियरिंग टेस्ट होते हैं जो कि ऑडियोलॉजिस्ट जो है अप्लाई करता है डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स के ऊपर। थैंक यू।